बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपकी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। वो चैप्टर्स हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं अपने, और नेक्स्ट आज हमारा जो स्टार्ट है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 से है। चैप्टर नंबर 5 का आज हम लेसन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में जो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। मीन्स इस चैप्टर में हम रीड आउट क्या क्या करने वाले हैं। तो इस पोर्शन में हम थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू गैसेस, और थर्ड वन जो है वो हमारा है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट हम इसका देखेंगे कि इंट्रोडक्शन चैप्टर का, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू गैसेस, एंड थर्ड वन हमारा जो पार्ट होगा इस चैप्टर इस लेसन का वो हमारा होगा टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो फर्स्ट वन हमारा है इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम सबसे पहले चैप्टर का रिव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली रीड आउट क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो फर्स्ट वन आपकी है पोर्शन वो है इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर में है कि आपकी जो मैटर है जो हम पढ़ चुके हैं, मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 4th स्टेट भी होती है प्लाज्मा, लेकिन उसको इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया हुआ। 3 स्टेट्स हैं आपके इस चैप्टर में डिस्कस की हुई मैटर की, वो हैं लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो हमारी गैसियस स्टेट होती है। लिक्विड्स जो होते हैं वो हमारे इतने कॉमन नहीं होते, लेकिन मैटर एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में भी, और मोस्ट ऑफ मैटर जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो इन तीनों करेक्टरिस्टिक्स को, गैसियस स्टेट मैटर की, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट को हम इस चैप्टर में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आज हम गैसियस स्टेट से स्टार्ट लेंगे और नेक्स्ट हम लिक्विड और सॉलिड स्टेट को नेक्स्ट लेसन्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो आपकी गैसियस स्टेट है और जो लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज है को थोड़ा बहुत आप पहले जानते हो। मीन्स जो आपके एटम्स की अरेंजमेंट इन स्टेट्स में और इनके डेफिनेट शेप्स के बारे में आप लोग जानते हो। इनके वॉल्यूम के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है, कुछ नहीं पता, उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन चैप्टर का है वो आपका दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है वो आपका है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या है? टिपिकल प्रॉपर्टी। गैसियस स्टेट में हम क्या डिस्कस करेंगे? एक तो हम टिपिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे गैसेस की, और नेक्स्ट हमारा ये है लॉज रिलेटेड टू गैस। हम 2 प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। एक तो हम टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉज रिलेटेड टू गैसेस में गैसेस से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वाला जो गैसियस स्टेट का जो पोर्शन है आपके इस चैप्टर का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वैसे आपके जो पूरा चैप्टर है उसके 10% वेटेज है, तो ऑलमोस्ट आपकी 0.5% जो है वो आपकी गैसियस स्टेट की वेटेज है, क्योंकि इसमें आपके लॉज से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट लॉज होते हैं जिसमें आपका मोस्टली चांस होता है कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाता है। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके चैप्टर का। नेक्स्ट हमारा लिक्विड स्टेट के बाद हम गैसियस स्टेट के बाद हमारी जो सेकंड स्टेट है वो हमारी लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में हम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट थर्ड वन के बाद जो फोर्थ हमारा पोर्शन है इस चैप्टर का वो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़, टाइप्स कौन कौन सी हैं सॉलिड की, और एलोट्रोपी के क्या होती है, एलोट्रोपी के बारे में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 4 पोर्शंस में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू गैसियस स्टेट एंड मेन पॉइंट्स ऑफ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसियस स्टेट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, और इसमें क्या होता है जो गैसियस स्टेट इसमें मैटर गैसियस स्टेट में जो होता है उसकी एक तो डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, और उसके अलावा जितनी भी स्पेस में आप गैसेस जो हैं वो अपनी अवेलेबल जितनी स्पेस होती है उस सारी को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो भी वीक होती हैं, और इसके अलावा ये प्रेशर जो है इनकी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
ये गैसीय स्टेट। तो आज हम गैसीय स्टेट को जो डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। इसमें आप इस चैप्टर में जो आप डिस्कस करोगे, एक तो डिफ्यूजन, एफ्यूजन के बारे में, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम डिफ्यूजन, एफ्यूजन और प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेसन में, और नेक्स्ट हमारा जो सेकंड लेसन होगा उसमें हम कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में फर्स्ट वन जो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है एक्चुअली? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। इस टर्म को हम समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन एक्चुअली है क्या, कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है। मीन्स अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो ज़्यादा हैं एक एरिया में, और दूसरा कोई ऐसा एरिया है जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो आपके हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में मूव करते हैं आपके गैसेस के मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, स्पॉन्टेनियस मीन्स इसमें आपको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, इसमें आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए इनको मिक्सिंग के लिए। तो ये जो मूवमेंट होती है वो ऑटोमेटिकली होती है, तो इसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते इस मूवमेंट के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा क्या, स्पॉन्टेनियस मिक्सचर। स्पॉन्टेनियस उसको कहते हैं जिसके लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स ना चाहिए हो, कोई ऐसा प्रोसेस जिसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स ना यूज़ करना पड़े, वो खुद ब खुद हो। तो इसलिए क्या है डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज़ अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग है बाय रैंडम मोशन। तो गैस मॉलिक्यूल्स वैसे ही रैंडम मोशन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो इनके में कोई सीक्वेंस तो होता नहीं है कि कौन पहले मूव करेगा या कौन एक प्रोसेस में तो मूव नहीं कर ले, तो ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस हमने पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि होमोजीनियस क्या होता है, सेम मिक्सचर मीन्स दोनों में ये अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में एक एरिया ऐसा है जिसमें जो मॉलिक्यूल या जो आपके डॉट डॉट हैं ये किसको शो कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स को। तो इस एरिया में जो एक साइड है उसके गैस मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या है, इस एक एरिया में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरे एरिया में कंसंट्रेशन कम है। आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो आपके हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में गैस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। इस तरह से आप कि हाई वाले से लो वाले में मूव करेंगे। ये मूवमेंट तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक दोनों साइड्स में आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या ना हो जाएं, इक्वल ना हो जाएं, या आपका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस ना हो जाए। नेक्स्ट हमेशा याद रखें, जो लाइटर गैसेस होती हैं डिफ्यूज़ फास्टर देन हैवियर वंस। तो जाहिर सी बात है जो आपकी जो भी गैसेस जो होंगी वो साइज़ में ज़्यादा होंगी, तो उनकी मूवमेंट के लिए उनको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी और वो टाइम लेंगी, टाइम टेकिंग होंगी वो वाली गैसेस। तो जो लाइटर गैसेस होंगे उनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके मॉलिक्यूल्स लाइटर इन वेट होंगे, तो ईजीली मूव करेंगे। तो ये आपके MCQs भी पूछा जा सकता है कि लाइटर गैसेस ज़्यादा फास्टली मूव करती हैं या हैवियर वंस जो होती हैं वो ज़्यादा फास्टली मूव करती हैं। तो ये पॉइंट में आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपकी इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो लाइटर गैसेस होती हैं वो फास्टर मूव करती हैं एज़ कम्पेयर टू हैवियर वंस। एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कौन सी होती है? H2 डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कौन सी होती है? O2। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो हाइड्रोजन गैस H2 होती है, तो 1H का एटॉमिक वेट जो होता है वो आपका 1.008 तक होता है। अगर आप H2 के वेट को कंबाइन करें तो ये ऑलमोस्ट 0.016 AMU तक इसका वेट बनेगा। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है और 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन गैस में O2। तो इन दोनों का मॉलिक्यूल वेट जो होगा वो कितना होगा? O2 का अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो 32 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अगर 2 टाइम है तो ऑक्सीजन गैस कितने टाइम है? 32 रहा। मॉलिक्यूलर वेट है वो 2 है, तो ऑक्सीजन गैस का कितना है? 32 है। तो इसलिए इनमें से दोनों में से लाइटर गैस कौन सी हुई? हाइड्रोजन गैस। तो डेट्स वाई हाइड्रोजन गैस जो होती है वो 4 टाइम्स फास्टर मूव कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारे इसी जो फर्स्ट वाला ये जो पॉइंट था इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ये वाली जो एग्जांपल है इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही है कि लाइटर गैस रिफ्यूजेस फास्टर देन हैवियर वंस। नेक्स्ट हमारा जो है ये तो था हमारा डिफ्यूजन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो हमारी है एफ्यूजन। डिफाइन एफ्यूजन की एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल। मीन्स एक स्मॉल होल से गैस मॉलिक्यूल्स का मूव होना।
डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में देखिए इसमें आपको दो पोर्शन नज़र आ रहे होंगे। एक पोर्शन ऐसा है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और सेकंड जो आपका पोर्शन है डायग्राम में, जो सेकंड पोर्शन है इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। जो इसके मिड में एक हमने बैरियर रख दिया है और उसमें एक होल है, तो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए एक पोर्शन से सेकंड पोर्शन में सिर्फ जाना मुमकिन जो है वो सिर्फ इस होल के ज़रिए है, वैसे नहीं है। तो अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे एक ख़ास सीक्वेंस में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक होल के ज़रिए मूव करेंगे, तो ये क्या है, एफियन। अब सेकंड डायग्राम देख लेते हैं। सेकंड डायग्राम में क्या है कि होल का जो साइज़ है वो बड़ा है। अब देखिए अगर होल का साइज़ जो है वो स्मॉल होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा स्लो होगी। अगर गैस का जो होल है उसका साइज़ जो है अगर वो लार्ज है तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो भी ज़्यादा होगी। आप दोनों पोर्शंस में देख सकते हैं कि ये जो पहला पोर्शन है इसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लार्ज साइज़ वाले होल में देखें तो उसमें जो ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट ये एक और बात इसके लिए आपने याद रखती है कि जिस तरह से डिफ्यूजन डिपेंड करती थी मॉलिक्यूलर मास पे, इस तरह से एफ्यूजन भी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे। इसका क्या मतलब है, अगर हाई मॉलिक्यूलर मास वाले गैस मॉलिक्यूल्स होंगे तो उससे क्या होगा कि वो इजीली इफ्यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए फ्यूजन क्या होगी, स्लो होगी, जैसे कि डिफ्यूजन स्लो होती थी। अगर लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके लिए फ्यूजन भी फास्टली होगी जैसे डिफ्यूजन के लिए होती थी। नेक्स्ट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है गैसेस की, वो है प्रेशर। प्रेशर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। जैसे आपको फिग में नज़र आ रहा है कि ये नीचे मेंशन क्या किया हुआ है, ये जो ए लिखा है जहाँ पे एरिया को मेंशन कर रहा है, ऊपर से हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, फोर्स। तो ये क्या है, डेवलप करेगा प्रेशर। प्रेशर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, मीन्स एक एरिया पे जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इसके प्रेशर के यूनिट भी प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है, प्रेशर इक्वल है फोर्स ओवर एरिया, मीन्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के बाद क्या आता है हमारे पास, प्रेशर। प्रेशर के जो ऐसे यूनिट्स हैं वो क्या हैं, पास्कल। पास्कल इक्वल होता है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। न्यूटन यहाँ किसके यूनिट है, फोर्स के, और मीटर स्क्वायर किसके यूनिट है, एरिया के। इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं कि न्यूटन मीटर -2 या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर जिसे हम पढ़ेंगे। मीन्स ये अगर हम डिवाइड का साइन हटा देंगे तो ये एम स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एम माइनस स्क्वायर या मीटर पर स्क्वायर। इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए वो हैं बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। बैरोमीटर हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए, और मैनोमीटर हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में डिफरेंट गैसेस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर। नेक्स्ट जो है इसी की प्रेशर की टर्म में है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफाइन देख लेते हैं। प्रेशर exerted by a mercury column of 760 मिलीमीटर हाइट एट द सी लेवल। मीन्स पहले तो देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद जितनी भी गैसेज जो भी पार्टिकल्स हैं वो जो प्रेशर डिवेल्प करते हैं, हमारे मैटर जो ज़मीन पे है उस पर ज़मीन पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर हम प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। जितनी भी एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज हैं, जो भी मैटर, वो जब प्रेशर एग्जर्ट करता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर से एग्जर्ट हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देख लेते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कितना लेते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट द सी लेवल। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या लेते हैं, 760 मिलीमीटर हाइट तक जो प्रेशर मेजर होता है मर्करी कॉलम से सी लेवल पे। मर्करी कॉलम जो प्रेशर मेजर करता है वो होता है 760 मिलीमीटर हाइट का, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये देखें डायग्राम में एक टॉप कॉलम दिखाया गया है, उस कॉलम में जितनी भी हमारी एटमॉस्फेयर गैसेस हैं या जितनी भी एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एक यूनिट एरिया पे, और ये हमारा क्या ये डायग्राम क्या शो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डायग्राम देख लेते हैं। ये
ये सी लेवल, ये बीकर, वैसे तो ये बीकर है लेकिन इसको कंसिडर यहाँ पे क्या किया गया है, सी लेवल। मीन्स अगर हम सी लेवल ये कंसिडर करें तो ये जो कॉलम नज़र आ रहा है आपको, ये एक मरकरी कॉलम है और इसकी मरकरी कॉलम की हाइट कितनी है, 760 मिलीमीटर। तो हम इससे मेजर करते हैं प्रेशर को। जब हम सी लेवल पे इससे प्रेशर को मेजर करते हैं तो ये प्रेशर शो करता है 760 मिलीमीटर। मीन ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको रखा गया है। अगर हम सी लेवल से टॉप जाते हैं, मीन्स टॉप हम माउंटेन्स या हिल्स में जाएंगे, हिल्स पे जाते हैं, तो यही हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कम हो जाता है 760 से। लेकिन अगर हम सी लेवल पे देखते हैं तो ये 760, अगर हम सी लेवल से कहीं कम डीप जगह पे चले जाते हैं तो उस पोजीशन पे ये 760 से वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। ये इंक्रीज़ इसलिए है क्योंकि जितना आप सरफेस के ऊपर रहेंगे उतना आप ज़्यादा प्रेशर को फील करेंगे एटमॉस्फेयर के। जैसे जैसे आप टॉप पे चलते जाओगे, जब हम टॉप पे चलते जाएंगे तो उतना ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कम होता जाएगा, क्योंकि टॉप पे लाइटर गैसेज होंगी, जितनी भी हैवी मटेरियल, जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो इतने टॉप पे नहीं पाए। जितना हम टॉप पे जाते जाते हैं उतना लाइटर से लाइटर मैस आता जाता है। और जब हम बिल्कुल टॉप पे जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो एक एक्सट्रीम पोजीशन है एटमॉस्फेयर में, वहाँ जाके सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस रह जाती हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोई गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये कुछ आपको यूनिट्स बताए हुए हैं। एटीएम, ये सारे यूनिट्स के प्रेशर के यूनिट्स हैं। एटीएम है, इसमें मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, टॉर है, पास्कल है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। पास्कल और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर तो ये हम तो यूनिट्स हमने अभी देखे। पास्कल, जितना पास्कल कोई वैल्यू होगी पास्कल में उतनी हो न्यूटन मीटर स्क्वायर में होगी। ये 101325, ये जितनी वैल्यू इतने पास्कल है तो उतने ही न्यूटन में होगी। और ये दोनों का रिलेशन आपस में रहेगा। और ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी और टॉर, इन दोनों का रिलेशन आपस में रहेगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। 1 एटीएम प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हम मोस्टली रिएक्शंस पढ़ते हैं या मोस्टली कंडीशंस रिएक्शंस के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ रहे होते हैं 1 एटीएम प्रेशर, या मोस्टली रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं 200 एटीएम प्रेशर। तो 1 एटीएम किसके इक्वल है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और 760, ये टॉर और मर्करी की वैल्यू इक्वल है। और यही 760 टॉर जो है ये कितने के इक्वल है, 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और ये वैल्यू और पास्कल में जो वैल्यू होगी वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मोस्टली जो आपके यूनिट्स यूज़ होते हैं वो या तो एटीएम के मोस्टली रिएक्शंस में यूज़ हो रहे होते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में भी दिया होता है, और एटीएम भी मोस्टली जो हमारा हो रहा होता है, मोस्टली जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं प्रेशर के यूनिट को, वो एटीएम में प्रेशर मोस्टली दिया होता है। इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपसे उसे कन्वर्जन्स पूछी जा सकती हैं कि एटीएम में है पास्कल में करें, पास्कल में है या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में, इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट असेसमेंट है। आपने असेसमेंट में करना है रीड आउट पेज नंबर 76 एंड 77, और इसकी आपने जितनी डेफिनेशंस हैं उन सबको रीड आउट कर लेना है और इनको डेफिनेशंस को डिफ़ाइन भी कर लेना है, अंडरलाइन भी कर लेंगे। जितनी डिफ़ाइन इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस हुई हैं वही वाली उतनी ही डिफ़ाइंस आएंगी, और साथ में एग्जांपल्स आप लोग कर लोगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए आप इस